हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड वॉरियर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम फिजिक्स के चैप्टर को एकदम रिदम से, फुल ऑफ एथेंजिज्म के साथ, एंजॉय के साथ शुरू कर चुके हैं। ये अपना सेकेंड लेक्चर होगा बच्चों, जिसमें अपन उसके आगे की गतिविधियों को पढ़ेंगे, ठीक है। बट उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट जो कि आपके डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा होगा, पढ़ते हैं एक बार जी जान मंथन लगा के। क्या लिखा है कोट पे? यूं ही नहीं होती, यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले लिखी हैं मेहनत की पहेलियां। रब ने किस्मत से भी पहले लिखी हैं मेहनत की पहेलियां। अर्थात जो हथेली पे लकीरें बनी हुई है दोस्तों, ये लकीरें बनाने के पहले रब ने आपको 10 उंगलियां दे रखी हैं। लकीरों के पहले उंगलियां दे रखी हैं, और ये उंगलियां किस लिए हैं कि आप इन्हीं हाथों से, इन्हीं स्वर्णिम हाथों से आप अपना उज्जवल स्वर्णिम भविष्य रच दीजिए दोस्तों, बना दीजिए दोस्तों। तो आई होप ये मोटिवेशनल कोट आपको जज्बात दिलाया होगा, आपके दिल में आग लगाया होगा, ठीक है। और यही जज्बात पूरे स्टडी के दौरान अपने लक्ष्य को पाने तक बच्चों बनाए रखना चाहिए, बनाए रखिए, ठीक है सर। तो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे बच्चों, तो फिजिक्स का ये सेकंड लेक्चर होगा। अब पहले रिवाइज करा देता हूं कि क्या हम सब पीछे पढ़ चुके थे बच्चों। तो हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था, और यूनिट का नेम है बच्चों लाइट, ओके, मींस प्रकाश। तो प्रकाश की यूनिट हमने शुरू कर चुकी थी, जो कि क्लास 10th की फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बेसिकली बोर्ड्स में अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशंस भी, और अब तो शायद हो जाएगा कि ओएमआर शीट पे आपको ऑप्शनल भी भरना पड़े। तो ऑप्शनल भी भरने के लिए बच्चों ये चैप्टर एकदम दमदार साबित होगा, धुआंधार, एकदम नंबर 1 चैप्टर है बच्चों ये ना। इसमें भाई लाइट, प्रकाश, तो यूनिट भी आप देखोगे तो यूनिट सबसे बड़ी यूनिट इसकी आ जाती है, ठीक है सर। तो क्लास 10th यूनिट फर्स्ट लाइट को हमने बच्चों शुरू किया था, और चैप्टर 1, और चैप्टर का नेम था बच्चों, चैप्टर का नेम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मीन्स मैंने बताया था बच्चों परावर्तन, ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का, एट किस पे? ये जो रिफ्लेक्शन की बात अपन कर रहे हैं ये किस पे होगा? तो ये होगा एक स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण पर। यहाँ पे समतल दर्पण भी आपने, जैसे जिससे आप अपना मुख देखते हैं रोज, वो चेहरा देखते हैं आप रोज, वो है एक समतल दर्पण। तो यहाँ पे बच्चों समतल दर्पण नहीं, एक गोलीय दर्पण अर्थात ऐसा गोला होगा, और गोली के एक भाग को काट दिया जाएगा यहीं से बीच से, और यहाँ पे जो कलई करके दर्पण बनाया जाएगा, उस गोले पे बच्चों परावर्तन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है सर। तो बेसिक डिफिनीशंस जो कि बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पे दर्शाई गई थी कि भाई ये तो एक्सप्लेन कीजिए कि चैप्टर में जो लाइट है, इस लाइट का मतलब क्या है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने लाइट को लिया था, ठीक है, लाइट अर्थात प्रकाश। तो प्रकाश को हमने परिभाषित किया कि विज्ञान की भाषा में ये प्रकाश नामक वर्ड है, इसको क्यों लिया गया है, इसका क्या अर्थ है, ठीक है सर। तो इसके लिए हमने कहा कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है, ठीक है। ये तो डिफिनीशन हो गई। और इसी के साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रकाश के साथ ही प्रकाश के बहुत सारे गुणों को, ठीक है, उनके गुणों को, अर्थात ये देखिए कि प्रकाश स्वयं दीप्तमान नहीं है, परंतु यह दूसरी वस्तुओं को ही खाता है। अर्थात प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, जैसे ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, तो ये स्पेशली जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वो खुद नहीं दिखती, परंतु एक मनुष्य को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु को दिखाती है,
तो ये फंडामेंटल्स हो जाते हैं प्रकाश की, ठीक है। और इसमें और भी जाओगे आप, जिसमें हम पढ़ चुके थे बच्चों कि हाँ, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी तरंग दैर्ध्य 39 अंगस्ट्रांग से ये होती है। तो इन सब के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में कर चुके थे, ठीक है सर। और अपना लास्ट बात हुई थी बच्चों रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन के विषय में। तो लास्ट बात परावर्तन के विषय में हुई थी, तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो परावर्तन क्या होता है कि एक पॉलिशदार सतह होगी या चिकनी सतह होगी और इस पे एक किरण आती है। किरण चाहे वो लाइट से आए, ट्यूब लाइट से आए, बल्ब से आए या सन से आए अर्थात सूर्य से आए। तो सूर्य से जो किरण यहाँ पे आ रही है उसके बाद इस चिकने पॉलिशदार सतह पर टकराएगी और टक्कर के पश्चात एक वर्ड आता है और वो है अधिकांश भाग। और अधिकांश भाग या पूर्णतः परिवर्तित होने की क्रिया है, ये निर्भर करेगी बच्चा कि आपका जो ये परावर्तक रिफ्लेक्टिव जो बॉक्स है जिसपे आप परावर्तन करा रहे हो, ये कितना पॉलिशदार है या ये कितना, अर्थात जिस पे आप परावर्तन करा रहे हो, चाहे वो गोली दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो या एक सिंपल दीवार हो, तो उस दीवार की जो सतह है कितनी चिकनी है और कितनी पॉलिशदार है, इस पर निर्भर करता है कि हमारा जो लाइट जो भेजे हुए हैं वहां पे प्रकाश, वो कितना ज्यादा बच्चों करेगा परावर्तन। ओके, तो बेसिकली परावर्तन के बारे में हुई थी कि परावर्तन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सतह से कोई किरण टकराए और टकरा कर वापस लौट आए उसी माध्यम में। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है माध्यम की बात, जो यहाँ 10th में तो नहीं बताई गई है, बेसिकली बुक में तो नहीं लिखी है, बट आप 12th में पढ़ोगे तो ये जो माध्यम अर्थात मीडियम की बात है, माध्यम अर्थात मीडियम की बात है बच्चों, ये सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है मीडियम। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि जैसे ये वायु का ही एक माध्यम है, इसमें केवल एयर ही भरी हुई है, तो एयर ही अगर भरी हुई है बच्चों, तो यहां पे अगर प्रकाश आया और परावर्तक तल पर टकराया और फिर इसी माध्यम में लौट जाता है, अर्थात वायु के माध्यम से आती हुई प्रकाश वायु के ही माध्यम में जब चली जाए, तो यह भी घटना जो है परावर्तन कहलाएगी। तो ये सारी बेसिक डेफिनेशंस अपन पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है बच्चों। अब परावर्तन होने के बाद परावर्तन के नियम आते हैं, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों, और डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड पेपर में फंस जाएगा कि परावर्तन के नियम क्या हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम सब यहां तक पढ़ चुके थे, अब इसके आगे हम सब शुरू करते हैं बच्चों। तो परावर्तन तो हो गया बच्चों। अब परावर्तन होने के बाद बात आती है कि परावर्तन के नियम क्या हैं, ठीक है। परावर्तन के नियमों की बात हम करते हैं कि किस प्रकार से परावर्तन होता है, क्या गतिविधियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों परावर्तन के नियम की जब हम बात करेंगे तो इसमें यह होता है कि परावर्तन के नियम लॉज जो है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो प्रकार के होते हैं, REFLECTION। तो ये परावर्तन के नियम जो है, ये नियम अर्थात परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन के नियम दो प्रकार का होता है। ये जो परावर्तन के नियम हैं बच्चों, ये जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है सर। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि ये जो परावर्तन के नियम हैं, इनमें पहला प्रकार कौन सा है और दूसरा प्रकार कौन सा है, ठीक है सर। तो जो परावर्तन की जो बात हो रही है बच्चों, परावर्तन का प्रथम नियम क्या होता है, चलिए लिखते हैं। इसमें आपको ये डिस्कस मैंने कल ही क्लास में करा चुका था कि हाँ, ये
आप यहाँ पे कल ही देख चुके थे नेक्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो प्लीज फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से समझ के आइए। तो मैंने इसमें बता रखा था बच्चों आपको कि ये जो परावर्तक तल है ये क्या है, ये परावर्तक तल या पृष्ठ। तो ये जो परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल पे कोई किरण जब आती है, आ रही होती है अर्थात यहाँ पे टकराती है, तो उस आती हुई किरण को आपतित किरण, और यहाँ पे टकरा के जो किरणें लौट के चली जा रही हैं बच्चों, वो कहलाती है हमारी परावर्तित किरण। यानी आती हुई किरण आपतित किरण और लौटकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और एक पॉइंट कि जहां पर इस परावर्तक पृष्ठ अर्थात परावर्तक तल पर जो किरण आ रही है, इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिल रही है, जिस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर एक लाइन खींच दी जाती है जो कि 90 डिग्री पे खींची जाती है यहाँ पे, और इस लाइन को ही बोलते हैं बच्चों अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब। ठीक है। और हाँ, एक और बात कि यहाँ पे ये जो बिंदु है जहां पर ये तीनों रेखाएं एक प्रकार से देखी जाए एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात यहां पर मिल रही हैं, तो इस बिंदु को बोलते हैं बच्चों आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु हो जाएगा ये। तो ये बेसिक चीजें आपको परावर्तन के नियम में पता होनी चाहिए और यही की बातें परावर्तन के नियम में होगी। तो आई होप ये तो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से मैंने डिजाइन बना के, चित्र बना के समझा दिया था। तो यही सारी चीजें हम परावर्तन के नियम में लिखेंगे बच्चों। तो चलिए, परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, समझा दूं? पहला नियम होता है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझिए, ये जो आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण और ये आपतन बिंदु, जहां पे ये तीनों रेखाएं मिल रही हैं, आपतन बिंदु पर ये खींचा गया सीधी रेखा अर्थात अभिलंब, और यहां से निकली ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होती हैं। अर्थात ये देखा जाए एक ही तल, इसी साइड यही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तल पर ही ये सारी चीजें यहीं से आ रही हैं और यहीं से जा रही हैं, अर्थात इनका माध्यम सेम है। तो यही जो है परावर्तन का पहला नियम कहता है। अर्थात देखा जाए कि इन सब के ऊपर ही सारी चीजें हैं और ये इसी पृष्ठ पर, इसी तल पर उपस्थित हैं। ठीक है। और दूसरा नियम होता है बच्चों परावर्तन का कि आपतन कोण, ये वाला कोण, ये है आपतन कोण लिखा था। आपतन कोण कहां होता है सर? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तित कोण के बराबर होता है। ये अपना दूसरा जो है परावर्तन का बच्चों नियम हो जाएगा। क्या? कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, दिख रहा है आपको? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही
तल पर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट परिभाषा, यही एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है आपके बोर्ड्स के रिटन एग्जाम में थ्योरी के रूप में 3 या 5 नंबर की पूछ ली जाती है बच्चों। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट नियम, किसका? परावर्तन का बच्चों। और हम दूसरे नियम की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लिख लेते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो जाती है, 2 नियम हो जाते हैं बच्चों परावर्तन के। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन के नियम। तो कोई पूछे परावर्तन के नियम क्या होते हैं और कितने होते हैं? सबसे पहली बात तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं बच्चों। और पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। और सेकंड, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर डेफिनेशन लिखने को आती है बच्चों, तो इसके साथ ही आपको डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। और इसमें आपको ये वाला डायग्राम जो है बच्चों एग्जामिनेशन पेपर में बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप परावर्तन के नियम पूछे तो परावर्तन के 2 नियम हैं और उन सब को लिखेंगे और लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आती है बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, एक बात करते हैं वो लोग, और बेसिकली वो तो एग्जाम वगैरह में तो आएगा नहीं, बट हम समझ सकते हैं। अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है वो, एक लाइट के विषय में कॉन्सेप्ट। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट आज जब पढ़ रहोगे आपको सारी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो बोर्ड से ही नहीं बल्कि कंपटीशन, जेईई मेंस के एग्जाम और चाहे वो सीयूईटी का हो, उसमें भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और बेसिकली आपको पता होगा, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो सीयूईटी का एग्जाम होता है बच्चों, उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्लास 12th की ही चीजें आती हैं, क्लास 11 से पूछा ही नहीं जाता। टोटली आपका बोर्ड सिलेबस सीयूईटी के सिलेबस में एडजस्ट होता है। बस यही है, बोर्ड्स में अपन थोड़ा रिटन लिखते हैं, अर्थात लिखित परीक्षा हो जाती है, उसमें ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट वगैरह हो जाती है। बाकी सिलेबस जो होता है 11th का नहीं आता। ठीक है सर। और नेक्स्ट बात जो होती है यहाँ पे बताई जाती है और जो एनसीईआरटी में दी रखी है वो है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता समझते हैं बच्चों क्या है ये कौन सी चीज है? ठीक है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो इसके बारे में हम समझेंगे। बेसिकली उत्क्रमणीयता अर्थात रिवर्सिबिलिटी, यानी रिवर्स मतलब क्या होता है? गाड़ी आगे जा रही है, रिवर्स में पीछे आ जाती है, तो पीछे आने की घटना या रिवर्स लेने की घटना, वही है बेसिकली उत्क्रमणीयता, अर्थात इस हिंदी का इंग्लिश मीनिंग।
तो इसमें कैसे रिवर्स चीजें हो रही है, इसमें कैसे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत फॉलो हो रहा है, उसके बारे में बच्चों डिस्कस करते हैं। और वही सेम बात यहाँ पे उत्क्रमणीयता के कॉन्सेप्ट में लिखी हुई है। तो इसमें देखिए, इसमें कारण ये हो रहा है बच्चों कि अगर हम आपतित किरण ए बी है ना, ये बी है, तो अगर आपतित किरण ए बी है और यहाँ पे परावर्तित किरण बी सी है, यही पलट दिया जाए, अर्थात आपतित किरण आपकी बी सी कर दी जाए और परावर्तित किरण ए बी कर दी जाए, तब क्या कॉन्सेप्ट होगा, अर्थात पूरा पलट दिया जाए तब क्या चीजें होगी, उसी की बात रिवर्सिबिलिटी में बताई गई है। तो देखिए क्या होगा अगर पलट दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए कि यहां से आ रही है प्रकाश किरण और यहां आपतन बिंदु पर टकरा के फिर इधर डायरेक्शन में चली जा रही है। बट अगर क्या हो कि हम प्रकाश की किरण को इस तरफ से भेजें, ठीक है, क्या हो कि अगर हम प्रकाश किरणों को इस तरफ से भेजें और यहां से ये प्रकाश किरणें इस तरह आए और आपतन बिंदु पर टकराएं, तब क्या होगा, अर्थात ये किरणें आके फिर क्या यहां से इधर चली जाएगी या इधर फैल जाएगी, इधर आ जाएगी। तो इसी की बात बच्चों होगी यहाँ पे। तो उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी में क्या कहता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में गई हैं, अगर उसी माध्यम से भेजी जाएं तो सेम वही पथ का अनुसरण करती हैं। अर्थात अगर किरणों को इधर से भेजा जाए तो ये यहां आपतन बिंदु पर टकराने के बाद इसी दिशा में जहां से ये आई हैं, इसी की ओर ये फिर से अग्रसर हो जाएंगी। ठीक है, इस डायरेक्शन से आ रही थी, इधर जा रही थी, बट अगर इधर से भेजा जाए तब भी ये इसी डायरेक्शन में जाएंगी, अर्थात इनके रास्ते में कुछ भी हेरा फेरी नहीं होगी। बट ये आपतन बिंदु जो है बच्चों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि दे रखा है एनसीईआरटी में, अपन समझ सकते हैं कि क्या होगा इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग, बाकी तो ठीक ही है। तो परावर्तन के नियम हो गए बच्चों, और परावर्तन के नियम के बाद ये दूसरी हेडिंग आ जाती है जिसको हम समझ चुके हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है वो है इमेज, अर्थात प्रतिबिंब। नंबर 2, परावर्तन के नियम आपका नंबर 1 पॉइंट था और ये है नंबर 2 पॉइंट। चलिए समझते हैं इमेज के बारे में, अर्थात प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब की डेफिनेशन मैं बताऊं इसके पहले इस पूरे जो डिजिटल बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई हैं, इन्हीं का निचोड़ मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों बता देता हूं। ठीक है, तो प्रतिबिंब, तो बेसिकली क्या होगा प्रतिबिंब, उसी का कॉन्सेप्ट यहां पे बताया गया है। तो प्रतिबिंब और बिंब का कॉन्सेप्ट है ये, उसकी डेफिनेशन तो वहां पे लिखी हुई है। बट उसके पहले जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ओके, घर पे मुंह देखने वाला समतल दर्पण की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये कौन सा दर्पण है बच्चों, तो उसको मैंने नाम दे दिया, ये बच्चों है समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण। ये एक सिंपल मिरर है। तो समतल दर्पण पर क्या होता है कि अगर कोई वस्तु यहां पे खड़ी है, मान लीजिए कोई वस्तु या कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, तो दर्पण क्या करता है, दर्पण इसी वस्तु का प्रतिबिंब, इसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है इस दिशा में हमको बनाकर दे देता है। ठीक है, आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब ही उठाकर ये दर्पण जो है बना के दे देता है। तो ये जो छवि हमारी दिखती है दर्पण के अंदर, दर्पण रखा है और दर्पण के अंदर जो हमारे चेहरे की छवि उस तरफ दिखेगी, इसी चीज को, इसी बात को हम कहेंगे, और यही है अपना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अर्थात छाया। तो ये हमारी जो दर्पण में पीछे तरफ छाया बन गई, यही हमारी प्रतिबिंब कहलाती है। और उसके बाद में ये इमेजिनरी है, आभासी है कि वास्तविक, इसके बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये इस वस्तु की यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनी, अर्थात इसकी जो आकृति बनी, छवि बनी, यही जो है प्रतिबिंब कहलाती है। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट और हो जाता है बच्चों
कि आप ये देखोगे कि हर एक बिंदु की यहाँ पे छवि बनती है, चाहे यहाँ पे आँख की हो, इसकी हो, पैर की हो। तो यानी ये कॉन्सेप्ट हो जाता है कि प्रतिबिंब बनते वक्त आपके पूरे शरीर के एक एक पार्ट के बारे में, मतलब समझिए कि यहाँ पे जो आप वस्तु खड़ी है, इसकी जब दर्पण ने, इस इमेज ने प्रतिबिंब बनाई, तो क्या, किस प्रकार से, क्या प्रक्रिया रही प्रतिबिंब बनाने की, किस ढंग से इसने प्रतिबिंब बनाया। तो ये है बच्चों कि आपके पूरे शरीर की, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए कोई भी बॉक्स रखा हो, इसके जब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगी तो इस बॉक्स की या इस व्यक्ति के हर एक बिंदु की, आप खड़े हो, आपके हाथ की एक एक बिंदु की, एक एक कण की रोशनी यहाँ पे जाएगी और इस दर्पण से टकराएगी और इस दर्पण के द्वारा एक एक बिंदु से आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एक एक बिंदु से आपका प्रतिबिंब बनेगा। हर एक पार्ट का बिंदु इस दर्पण पे जा रहा है और दर्पण पे टक्कर खा रहा है। टक्कर के पश्चात इसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन की क्रियाएं हो रही हैं, तब ये चीजें बन रही हैं। ठीक है, और यहां पर तो रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन की ही क्रिया हो रही है, उसके बाद जो है आपकी चित्र या छाया बनती है। और एक और कॉन्सेप्ट जो कि मान लीजिए ये वस्तु है, इसका जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब अर्थात छाया। तो इस जो वस्तु है इसको हम वैज्ञानिक भाषा में बिंब कह देंगे, अर्थात ये बिंब, तो इसका बना प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों। और एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि मैं इसको इरेज करूंगा उसके बाद बताऊंगा आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट अच्छा खासा आ जाता है बोर्ड्स में। और बेसिकली अगर इस साल OMR सीट वाला तो फंक्शन अगले साल से ही हो गया है, तो इसमें एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें मैं बच्चों क्या है कि मान लीजिए आपका कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है, यहां पे आपका दर्पण रखा हुआ है, यहां पे मान लीजिए आपका कोई भी दर्पण रखा हुआ है और आप यहां पर खड़े हो, और अगर आपका यहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, अगर आपका यहां पे प्रतिबिंब हो रहा है, तो इसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बच्चों, पहली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपके जो दर्पण की लंबाई है, ठीक है, अगर आप खड़े हो और आपको अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब दर्पण सामने जो रखा है उसमें देखना है, तब इन दोनों की हाइट क्या होनी चाहिए। तो इसकी बात आती है कि अगर आप 10 मीटर के हो, इमेजिन कर लीजिए 10 मीटर के हो, तो आपकी हाइट की आधी हाइट का दर्पण आपको चाहिए, अर्थात हम जिस दर्पण में अपनी पूरे शरीर की छवि पाना चाहते हैं, प्रतिबिंब पाना चाहते हैं, वो आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए, तभी पूरी प्रतिबिंब जो है आपकी दिखाई देगी। अर्थात अगर आप 10 सेंटीमीटर के हो और आप चाहते हो कि मेरे पूरे बॉडी का प्रतिबिंब जो है उस दर्पण में दिखे, तो दर्पण की हाइट 5 मीटर होनी ही चाहिए अगर आपका पूर्ण प्रतिबिंब बनाना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए
बनाने के लिए बच्चों कलर चेंज कर लेते हैं। दर्पण की लंबाई जो होगी दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी आवश्यक है, होनी ही चाहिए। दर्पण की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, की आधी होनी ही चाहिए, ये फिक्स है। अगर पूर्ण प्रतिबिंब चाहना है तो आपकी लंबाई के आधी लंबाई का दर्पण आपको रखना ही पड़ेगा बच्चों। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि रीजनिंग की जो बात होती है, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब रीजनिंग की बात जो आती है कहीं कंपटीशन एग्जाम में, उसमें अच्छा खासा कॉन्सेप्ट इसका चलता है कि कैसे क्या होगा, इसमें बनेगा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है। उसमें ये होता है कि बच्चों अगर मान लीजिए ये आपका प्रतिबिंब है, सॉरी ये आपका दर्पण है, और इसमें आप खड़े हुए हो यहां पर, अगर इसमें आप खड़े हुए हो और आपको अपना प्रतिबिंब चाहिए। अब ये तो आप जान चुके हो कि अपना प्रतिबिंब पाने के लिए मुझे मेरी हाइट की आधी हाइट का दर्पण रखना पड़ेगा। बट एक कॉन्सेप्ट और जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा, और वो ये है कि जो दर्पण में आपकी प्रतिबिंब बनेगी उसकी जो दूरी होगी, तो दर्पण से आप दूरी देखोगे कितनी दर्पण के डेप्थ में हमारी प्रतिबिंब बन रही है, वो निर्भर करेगा कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर हो। अर्थात आपकी दूरी दर्पण से जितनी दूरी होगी, मान लीजिए x दूरी पर आप खड़े हो, तो दर्पण भी आपके दूरी की ही बराबर दूरी का प्रतिबिंब जो है दर्पण के अंदर बनाएगा। अर्थात ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों कि वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। वस्तु की दर्पण से दूरी, दर्पण अर्थात मिरर की बात हो रही बच्चों, लेंस के मत समझ जाना है, कंफ्यूजन लेंस और दर्पण में होता है। तो वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी ये जो है बच्चों इक्वल होती है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के बराबर। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो ये बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं बच्चों, जो कि बोर्ड्स में प्लस अच्छे खासे कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। आई होप ये आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों। तो ये प्रतिबिंब के बारे में परिभाषा को समझने से पहले हमने समझा कि प्रतिबिंब होती क्या है। अगर आप वस्तु हो जिसका प्रतिबिंब बनाना हो तो वो बिंब स्वयं कहलाएगा, और उसकी जो दर्पण पीछे प्रतिबिंब बनाएगा वो उसका प्रतिबिंब छवि या छाया कहलाएगी। ठीक है सर। अब हम बेचो ये परिभाषा को समझेंगे जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है बच्चों। उस परिभाषा को समझेंगे, और अगर पूछा जाता है बच्चों आपके बोर्ड्स में, तो हाँ आपको लिखना पड़ेगा एक अच्छे से साइंटिफिक वे में, एक साइंस की भाषा में आपको लिखना पड़ेगा ना बोर्ड्स की पेपर में। तो देखिए क्या लिखा है प्रतिबिंब की डिफिनीशन। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। एक पॉइंट ये हो गया,
नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे फिक्स है कि मिलती ही हैं, अथवा ये गेम चेंजिंग कर रहा है बच्चों, प्रतीत होती हैं, अथवा क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। यहां पे तो वास्तविक मिल रहा है, बट यहां पे प्रतीत हो रहा है, अर्थात उसका अनुमान लगाया जा रहा है। यहां पे काल्पनिक है चीजें, इमेजिनरी है चीजें ना, तो इस दूसरे बिंदु को किस दूसरे बिंदु को, जहां पर जाकर मिल रही हैं चीजें, अर्थात मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, तो इस वस्तु से किरणें चलेंगी और यहां पर मिलेंगी, तो ये जो दूसरा बिंदु आ रहा है, इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों प्रतिबिंब का। और इसके बाद जब हम दर्पण बना के, चित्र बना के कि कैसे किरणें आ रही हैं, एक यहाँ से किरण इधर जा रही है, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम आगे और अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ से जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और इस वस्तु से ये आपका दर्पण रखा हुआ है, कटा हुआ दर्पण है, गोलीय दर्पण है, परंतु गोला तो है भले ही कटा है, तो यहाँ पे किरणें आके परावर्तित वगैरह होके मिल रही हैं, तो यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं बच्चों। तो यही जो दूसरा बिंदु जिस पर किरणें मिल रही हैं आपका प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ भी काम होता है। अब यहाँ पे ये गोलीय दर्पण है और यहाँ पे ये समतल दर्पण है, ये आपको पीछे आके उतनी ही दूरी पे मिलेगा, ये भी आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बच्चों, तो जो ये बात आई यहां पर कि परावर्तन के बाद, ठीक है, ये जो बात आई यहां पर कि परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा प्रतीत होती हैं, ये जो प्रतीत वाली बात आई, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रतीत वाला कॉन्सेप्ट है, यही जो है बच्चों प्रतिबिंब को दो भागों में बांटता है। ठीक है, एक जिसमें मिल रहा है, एक जिसमें प्रतीत हो रहा है। यही बातें प्रतिबिंब को दो भागों में बांटती है, और पहला इसी से प्रतिबिंब निकलता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब जो है, अतः प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अतः प्रतिबिंब प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। और पहला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा बच्चों? पहला वास्तविक, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों। एक हो जाएगा रियल इमेज और दूसरा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। इनको आप नोट कर लीजिए बेसिकली, और आज इसमें डेफिनेशन तो हम आगे समझेंगे। आप जान के रखिए कि हाँ, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, बट इनकी डेफिनेशन तो वही है कि वास्तविक में आप कह सकते हो कि जहां पे प्रतिबिंब वास्तव में मिलता है, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वास्तव में मिलता है, यहाँ पे प्रतीत होता है। प्रतिबिंब वास्तव, प्रतिबिंब जो वास्तव में रहता है, और यहाँ पे
जो आपका प्रतिबिंब होगा बच्चों वो प्रतीत होगा, अर्थात उसकी कल्पना की जाएगी, उसका अनुभव किया जाएगा, बट वो वास्तव में इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। और हाँ, एक और पॉइंट जो कि बच्चों यहां से निकलेगा वो ये है, इससे जो निकलेगा और इससे जो निकलेगा, मैं वहां पे बता रहा हूं कि हाँ, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब की पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, बट काल्पनिक प्रतिबिंब की फोटो खींची जा सकती है। और पर्दे की क्या बात आती है बच्चों, पर्दा अर्थात पर्दे की बात करेंगे या किसी भी वस्तु की बात कर सकते हैं या कोई भी स्थान, यानी वास्तविक प्रतिबिंब का जो एक कॉन्सेप्ट होगा, पर्दा मैं समझा दूंगा आपको कि जैसे ये कोई भी कपड़ा रख दिया गया, कोई भी या कागज का पेज ही रख दिया गया और इस पर यहाँ पे मान लीजिए किरणें आ रही हैं, वास्तव में यहाँ पे टकरा रही हैं, फिर इधर जा रही हैं, तो अर्थात ये पर्दे पर बच्चों देखिए वास्तव में मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है, इसी ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये यहाँ पे आया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है बच्चों। और ये जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसमें कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों कि इसे पर्दे पर तो नहीं पर फोटो लिए जा सकती है, इसे पर्दे पर नहीं परंतु फोटो ली जा सकती है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी फैक्ट जो कि प्रतिबिंब के बारे में है, नोट कर लीजिए इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये को है कॉन्सेप्ट, हम आज परावर्तन के नियम को और परावर्तन के चित्र को, परावर्तन के नियम को, फिर हमने प्रतिबिंब के बारे में समझा और प्रतिबिंब के बाद समझने के बाद एक दो कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको हमने समझा कि प्रतिबिंब वस्तु की दर्पण से दूरी, अर्थात ये वस्तु है, इस वस्तु की दर्पण से दूरी और इस वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी समान हो जाती है। और किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर वस्तु मान लीजिए 10 मीटर की है तो आप 10 मीटर, तो प्रतिबिंब कितने हो जाएगा, 5 मीटर का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसके बारे में हमने चर्चा की और फिर हमने इसको समझा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब बच्चों 2 प्रकार के हो जाते हैं, वास्तविक और आभासी, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, प्रतिबिंब तो हो ही गए हैं, अब जो स्फेरिकल मिरर की बात आएगी अर्थात गोलीय दर्पणों की बात आएगी, इसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट इसके पहले आप एक क्वेश्चन जो कि लिख लीजिए, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ही देना है, वो ये है कि क्वेश्चन लिखिए कि क्वेश्चन, एक वस्तु की दर्पण से दूरी, एक वस्तु की दर्पण से दूरी 10 सेंटीमीटर है, तब इसके प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी बताइए बच्चों। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी नहीं, मैं वस्तु से पूछ रहा हूं। प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी बताइए। ओके, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और बच्चों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण को नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा लेक्चर प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।